पीरियड टेबल का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत एक बड़ा सा डेटाबेस हमारे सामने है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक कंडीशन दे दी जाए, जैसे आप सेल्समैन का वर्क कर रहे हो या डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हो आप, तो डेटा एंट्री के अंतर्गत डेटा एंट्री का काम क्या होता है, मतलब बहुत सारा डेटा और उसे हम एक सिक्वेंसली अरेंज करके दे दें टर्म्स विद टर्म्स और कंडीशन के साथ। अगर कोई बोल दे हमको कि भैया सिर्फ मुझे इस डेटा में आप, ये बड़ा सा डेटा है, बड़ा सा डेटा हम देख लेते हैं कितना बड़ा सा डेटा है। तो हमने यहाँ पे मैंने स्क्रॉल किया और मुझे पता चला कि ये जो डेटा है वो मेरा 226 रो तक है। और इस डेटा में सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाए कि अच्छा मुझे बताइए कि इसमें कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ काम किया। कई सारे, जैसे यहाँ पे जया दिख रहा है, लक्ष्मी दिख रहा है, राम दिख रहा है, तो अगर आपसे एक शब्द में ये पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ कि इसमें कितने लोगों ने काम किया, तो आप कैसे बताओगे। एडवांस फिल्टर वाला कंसेप्ट मत अपना लेना। एडवांस फिल्टर में भी क्राइटेरिया आपको देना पड़ेगा, एक नाम आप दोगे और उसे वो फिल्टर करके आपको लौटाएगा, सिर्फ उसी व्यक्ति को लौटाएगा। मुझे यहाँ सारे व्यक्ति को पता करना है कि कितने लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। कुछ फील्ड तो यहाँ इस प्रकार से ली गई है कि जो सिर्फ पीरियड टेबल को समझने के लिए ही ली गई। अभी तक जैसे हमने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट पढ़ा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ा, तो उसके अंतर्गत हमने क्या किया था कि पर्टिकुलरली जो जो जिन जिन फील्ड की हमें आवश्यकता थी वो ली थी और उन सभी फील्ड पे हमने काम किया था। लेकिन अगर यहाँ पे हम पीरियड टेबल के अंतर्गत बात करें तो कुछ फील्ड हम इस पूरी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए ही ले रखे। तो कहने का मतलब ये कि एक बड़ा सा डेटाबेस है हमारे पास जिसमें कई सारा डेटा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बोले कि अलग अलग कंट्री में पर्टिकुलरली कितने जो खाद्य पदार्थ है वो कितने उत्पादित होते हैं, तो उसका रेशियो अगर हमें देखना है कि भैया एमपी के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या पैदावार होती है, तो बोले सोयाबीन। कैसे निकाला वो रेशियो, पर्टिकुलरली हर विलेज में जाके चेक किया कि यहाँ से उत्पादित ज्यादा हुआ, इस पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट में इतना हुआ। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्टेट लेवल पे आए हम, स्टेट में पता किया कि ये स्टेट सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करती है, सोयाबीन उत्पादित करती है, और फिर उसके बिहाफ पे हमने कंट्री का रेशियो निकाला। जनसंख्या पॉपुलेशन काउंटिंग की अगर बात करें तो वो हमें कैसे पता चलती है कि भैया सबसे ज्यादा इंडिया के अंतर्गत है या सबसे ज्यादा चाइना के अंतर्गत है। एक कहीं ना कहीं पूरा ही डेटाबेस होगा हमारे पास, ऑल कंट्री का होगा, सभी कंट्री का अपना अपना रेशियो होगा। फिर उन्होंने एनालाइज किया होगा 1 by 1। सबसे पहले वो गांव का उन्होंने पॉपुलेशन काउंट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज किया, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज किया, फिर स्टेट वाइज किया, फिर सभी का उन्होंने निकाला कि पर्टिकुलरली इंडिया के अंतर्गत कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसका रेशियो निकाला उन्होंने। फिर उन्होंने उसी को किससे किससे कंपेयर किया, अदर कंट्री से कंपेयर किया। जब सभी ने कंपेयर किया तब जाके ये क्वेश्चंस निकल के आया कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना के अंतर्गत है 2011 के रेशियो के अकॉर्डिंग देखे तो पीरियड टेबल का मतलब ही होता है किसी बड़े डेटा को सिक्वेंसली समराइज करना, है ना। यही पीरियड टेबल का मीन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट के अंतर्गत गए और हमने यहाँ पीरियड टेबल को मैंने टिक किया, तो ये पीरियड टेबल का डेफिनेशन निकल के आता है यहाँ पे कि पीरियड टेबल क्या होता है, इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पीरियड टेबल। एक कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स का मतलब कई जटिल, बहुत ज्यादा, जो कई मात्रा में होगा, 1000, 2000, 10,48,576 भी हो सकता है। नंबर ऑफ रो जितनी उतना डेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उस डेटा को हम एक सिक्वेंसली अरेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो इसका डेफिनेशन निकल के आया है यहाँ पे कि इजीली अरेंज कर सके उसे और समराइज करना है। समराइज कॉम्प्लेक्स, समराइज जैसे पहले इंग्लिश के पैरामीटर आते थे, हम छोटी क्लास में जब आप रहे होंगे तब किसी इस पर्टिकुलर पैरामीटर को समराइज करके बताइए आप, तो 1 वर्ड में आप उसका आंसर देते थे कि इसका इस पूरे सारांश का मतलब, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब एक निकल के आता है कि इसका सारांश ये, इसका उद्देश्य ये। तो यहाँ पे भी किसी कॉम्प्लेक्स डाटा को अगर आपको, मतलब ये बड़ी सी टेबल है, इस बड़ी सी टेबल को आपको शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में दर्शाना है और उस पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे कि आप कितने नाम है वो देख पाओ, कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है वो देख पाओ, किन किन मंथ में काम किया गया वो देख पाओ आप, कैटेगरीज क्या है इनकी, पर्टिकुलरली कितने वेजिटेबल सेल हुए, कितने वेजिटेबल परचेस हुए। तो ये कुछ रेशियो है कंट्री वाइज, अगर हम देखना चाहें तो कंट्री वाइज। तो ये अलग अलग हमने फील्ड दे रखी है। अब इन फील्ड को हम फिल्टर करके चेक करेंगे पर्टिकुलरली कि किस प्रकार से ये काम करेगा। तो हमने इस पूरी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट किया है,
पीरियड टेबल के अंतर्गत खुद फंक्शन काम वर्क करते हैं, बस आपको उसे बताना रहता है। तो हम इंसर्ट के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे हमने पीरियड टेबल को क्लिक किया। पीरियड टेबल के अंतर्गत हमें फर्स्ट ऑप्शन मिला सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो बाय डिफॉल्ट रूप से इसने जितनी भी, क्योंकि हमने यहाँ पे फील्ड डिक्लेरेशन कर दिया इस टेबल के अंतर्गत, जब हमने फील्ड डिक्लेरेशन कर दिया तो ये ऑटोमेटिक पूरी फील्ड को, इस पूरी जितनी भी इंटायर पीरियड टेबल है, जितनी बड़ी पीरियड टेबल है, उसको पूरा उसने डिडक्ट कर लिया। देखो A1 से लेके तो 226 तक, J226 तक। और अभी मैंने लास्ट में आपको ले जाके बताया था कि कितने रो तक डेटा था हमारा, 226 तक। तो वो पूरी टेबल ऑटोमेटिक उसने सिलेक्ट कर ली। इन फ्यूचर कभी कभी अगर ये सिलेक्शन नहीं होता है तो आप यहाँ पे वही हम डेटा वैलिडेशन पढ़ के आए थे, जिस प्रकार से हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करते थे, इस छोटे से एरो को क्लिक करो, पूरी टेबल को आप सिलेक्ट कर दो। अभी बातें समझो। दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे चूज वेयर यू वांट टू पीरियड टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप कहाँ पे अपनी पीरियड टेबल को बनाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है न्यू वर्कशीट। अगर हम बड़ी सी टेबल है हमारी तो अधिकांश हम चाहते हैं कि नई वर्कशीट में जाके हमारी पीरियड टेबल बन जाए। अगर बड़ी सी टेबल नहीं है तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट में यहाँ का सेल एड्रेस देके हम यहाँ जस्ट कॉर्नर में बना के फटाफट एनालाइजेशन कर लें। क्योंकि हमारा डेटा बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो हमने यहाँ पे चूज करेंगे न्यू वर्कशीट, नई वर्कशीट में पीरियड टेबल बने और ओके को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ फॉर्मेट बन के आया है पीरियड टेबल का। टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पीरियड टेबल फील्ड लिस्ट। आप जिस भी डेटा को पर्टिकुलर यहाँ पे देखना चाहते हैं वो आप इस फील्ड लिस्ट विंडो के अंतर्गत चूज करके देख सकते हैं। अभी मैं इसे क्लोज कर रही हूँ, मान लो ये दिखाई नहीं दे रही है आपको, ये दिखाई नहीं दे रही है। हमने इस पीरियड टेबल को पर्टिकुलर माउस के कर्सर से सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर दो विंडो, एनालाइज और डिजाइन विंडो ओपन हो गई। ठीक है, तो हमने एनालाइज को क्लिक करना है और इसके अंतर्गत चूंकि यहाँ पे मुझे देखना है, क्या देखना है कि इस इंटायर पीरियड टेबल, मतलब जो टेबल थी हमारी मेन टेबल थी, उसके अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने काम किया। तो मुझे यहाँ पे उन सभी व्यक्तियों के नाम चाहिए फिल्टर करके, है ना। तो हमने इस पीरियड टेबल को क्लिक किया, यहाँ पे फील्ड लिस्ट विंडो, ये लास्ट में ऑप्शन दिया है एनालाइज के अंतर्गत, इसे मैंने क्लिक किया। फिर से वो फील्ड लिस्ट विंडो ओपन हो गई। अगर ये ना दिखाई दे तो कैसे लाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको और यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे। क्या देखना है मुझे, पीरियड टेबल की सारी फील्ड दिखाई दे रही है, हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे नाम। एक सेकंड में पूरी टेबल में कितने नाम थे वो सारे के सारे हमारे सामने आ गए। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कितने मंथ, मतलब कौन कौन से मंथ में इसमें काम किया गया। जैसे ही हमने मंथ को क्लिक किया तो पर्टिकुलरली यहाँ पे दिखाया है कि जया ने मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर में वर्क किया। बाकी के स्टार्टिंग वाले मंथ में इसने काम नहीं किया। लक्ष्मी ने फरवरी से वर्क करना स्टार्ट किया। राम एकलौते इंसान ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक वर्क किया। रवि ने सिर्फ नवंबर दिसंबर में, श्री ने सिर्फ जनवरी में और शुभम ने फरवरी से लेकर दिसंबर तक वर्क किया। कुछ चीजें और सामने आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने दो फील्ड यहाँ पे क्लिक की। सबसे पहले मैंने ये यहाँ पीरियड टेबल फील्ड लिस्ट विंडो को इसको समझ लो, यहाँ पे 4 पैरामीटर दिए हैं। ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, आप कौन सी फील्ड को किस पर्टिकुलर एरिया में रखना चाहते हो ये सिलेक्शन करना भी जरूरी होता है। पीरियड टेबल बनाना आसान है, लेकिन पीरियड टेबल को सिस्टमेटिक तरीके से, सिक्वेंस तरीके से जमाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने कहा कि 4 पैरामीटर क्या दिया है, तो पहले फर्स्ट तो दिया है फिल्टर। फिल्टर माने जिस फील्ड पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ जया का देखना है कि जया ने किस मंथ में काम किया। अभी तो सभी का दिखा रहा है, देखो नीचे तक ये पूरा दिखाई दे रहा है, पर मुझे सिर्फ किसका देखना है, ओनली जया का देखना है। तो हम एक फिल्टर यूज कर सकते हैं कि क्यों ना हम नाम के लिए फिल्टर लगा दें। तो इस नाम को उठा के हम फिल्टर में रख देंगे। इससे क्या होगा कि देखो पूरे मंथ की लिस्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। अब मुझे किसकी देखनी है, सिर्फ ओनली जया की। तो मैंने इसको क्लिक किया, मैंने जया को सिलेक्ट किया और ओके को क्लिक करा। तो ये दिखाई दे रहा है किसका, सिर्फ जया का वर्क, बाकी चारों के पांचों के हट गए। बिकॉज मैंने क्या कर दिया कि नाम जो फील्ड थी मेरी उसे मैंने फिल्टर में रख दिया। आ रही बात है समझ। अगला ऑप्शन और निकल के आता है, जैसे मैंने इस पे फिल्टर को मैं क्लियर कर दे रही हूँ, यहाँ से ऑल को क्लिक कर दे रही हूँ, ओके को क्लिक कर दे रही हूँ, ये सभी का दिखाई दे रहा है। फिल्टर हम यहाँ से लगाएंगे,
ऑल मंथ हमें यहाँ लिस्ट दिखाई दे रही है, ऑल मंथ में कितना परचेस हुआ है, कितना सेल हुआ है। तो मैंने यहाँ से परचेस को क्लिक किया और साथ ही साथ मैंने यहाँ से सेल को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने परचेस को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सेल को सिलेक्ट किया, तो ये बाय डिफॉल्ट रूप से दोनों ही फील्ड, परचेस और सेल, दोनों की दोनों उठ के देखो वैल्यू फॉर्मेट के यहाँ एरिया के अंतर्गत चलेगी। किस एरिया के अंतर्गत चलेगी ये? सम ऑफ परचेस, सम ऑफ सेल। ऐसा कतई ही जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसे सम करके देखो, मतलब सम करने का मतलब ये है कि जनवरी में टोटल कितना काम हुआ उसका इन्होंने टोटल कर दिया, जनवरी में कितना सेल हुआ उसका इसने टोटल कर दिया। भले किस किस व्यक्ति ने काम किया वो मैटर नहीं करता, पर जनवरी में टोटल काम कितना हुआ है वो टोटल हो गया यहाँ पे, बिकॉज इसके अंदर वो फंक्शन लगाया गया है इसलिए टोटल हुआ। अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि जनवरी में कितनी बार वर्क हुआ, तो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे सम ऑफ परचेस के अंतर्गत ये छोटा सा एरो दिया है। यहाँ बहुत सारे फंक्शन जैसे एनालाइजेशन के अंतर्गत भी होते हैं, ये फील्ड सेटिंग, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलेगा, पर हम यहीं से उनको पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ मैंने इस छोटे से एरो को क्लिक किया, इसको यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग है ना, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें ऑप्शन मिलेगा, आप इन फील्ड पे, न्यूमेरिकल फील्ड पे क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हो। आप सम कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, एवरेज, मीन, मैक्सिमम, है ना, ये सब आप इसके अंतर्गत ये सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सम की जगह से करना है काउंट, कि जनवरी मंथ में कितनी बार वर्क किया गया है, देन ओके को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे तो काउंट ऑफ परचेस 19 बार वर्क हुआ है। कितनी बार हुआ है? 19 बार। कैसे? जैसे हम एक बार, सिर्फ एक बार हमारी श्योरिटी के लिए हम यहाँ मेन टेबल में जाते हैं, और मेन टेबल में जाने के बाद हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एडवांस फिल्टर पढ़ाया था, है ना, क्या था एडवांस फिल्टर, ये मैंने लिखा है तो मंथ, और यहाँ पे लिखा मैंने जनवरी। डेटा के अंतर्गत गए हम, एडवांस को क्लिक किया और ये लिस्ट रेंज सेलेक्ट की मैंने, इसको आगे तक बढ़ा देंगे हम। क्राइटेरिया मैंने डिफाइन किया, देन ओके को क्लिक कर दिया। जनवरी सिर्फ नाम आ रहा है, फिल्टर को मैं क्लियर कर रही हूँ। क्या है, स्पेलिंग गलत तो नहीं होगी? पहला रो छोड़ दो क्योंकि उसमें फील्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सीधा भी हम अगर इसको देखना चाहते तो काउंट करने की जरूरत नहीं थी। 20 रो में डेटा आ रहा है, एक रो माइनस करके पता चल जाएगा कि 19 बार वर्क हुआ। तो ये जनवरी मंथ का पूरा वर्क हमारा कितना आ गया? 19 बार। ये सिर्फ आप पीरियड टेबल को एक बार माइंड में ऐसा सेट कर लो कि नहीं, पीरियड टेबल के द्वारा दिया गया डेटा पूरा सत्य होता है या सही होता है, ट्रुथ होता है। तो इसे एनालाइजेशन करवाने के लिए ही हम यहाँ लेके आए। मतलब उसने टोटल किया है जनवरी का पूरा, अगर परचेस उसने टोटल किया है किस भी हाफ पे किया है तो वो टोटल 296 ही होगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो इसी टेबल से बनने वाली वो टेबल है, एक छोटी टेबल है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग रूप से डेटा को देख सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं, उसे समराइज कर सकते हैं। तो वापस से हम जाएंगे अपनी इसी टेबल पे और यहाँ फिर वापस से वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आया हमने काउंट कैसे किया? आप काउंट भी कर सकते हो। दोबारा से अगर आपको सम में ही चेंज करना है, इसे टोटली करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंतर्गत जाओ और रुको, पहले हम इसे कैंसिल करते हैं। और अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि सिर्फ मोहन ने जनवरी में कितना काम किया या मोहन ने कितनी बार काम किया, वो काउंट करें। जैसे कई बार ऐसे सेल्समैन होते हैं कि जिनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो वो सैलरी किस बिहाफ पे की जाती है? आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भैया जितने दिन तुम काम करोगे उतने दिन की सैलरी तुमको मिल जाएगी, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो जैसे हमें यहाँ ये तो पता चल गया कि जनवरी में टोटल वर्क 19 बार हुआ,
लेकिन किस व्यक्ति ने कितनी बार किया है वो अगर हमें चेक करना है तो ये फिर से हम फिल्टर लगा देंगे यहाँ पे। जैसे मुझे क्लिक करना है राम ने जनवरी में कितनी बार काम किया, देन ओके को क्लिक कर देंगे। राम ने जनवरी में सिर्फ 5 बार काम किया। 5 दिन की 5 इंटू जो भी सैलरी उनको दी जा रही है 500 रुपये पर मंथ या 500 रुपये पर डे, उसके हिसाब से आप इंटू करके उनको सैलरी आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो। तो पीरियड टेबल के अपने कई सारे यूजेज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पीरियड टेबल का यूज डेटा को समराइज करने के लिए। हमने बोला 1 मंथ का सैलरी इनको देना है, लेकिन इन्होंने कितने दिन वर्क किया है तो फटाक से वो निकाल के दे देगा, पूरा कैलकुलेट करके बता देगा कि अच्छा इसने 5 दिन किया, फरवरी में इन्होंने 10 दिन किया, टोटल वर्क कितना किया राम ने वो भी आ जाएगा। 74 टाइम वर्क किया, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से उन्होंने इतनी बार काम किया। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। आप पर्टिकुलरली किसी दूसरे व्यक्ति पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे जया, देन ओके को क्लिक करें। जनवरी में वर्क किए ही नहीं इन्होंने, मार्च से स्टार्ट किया, टोटल वर्क इनका 14 है ना। तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। ये फिल्टर को हमने क्लियर किया, दोबारा से ऑल को हमने सिलेक्ट किया और ओके को क्लिक कर दिया। इसकी सेटिंग हम फिर से कर दे रहे, इस पे परचेस ही अप्लाई कर दे रहे। वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंतर्गत गए और यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली सम को ही सिलेक्ट किया और ओके को क्लिक किया। ठीक आया है समझ में। अब इसमें से जैसे हमने इसको फिल्टर में से हटा के हम चाहते हैं यहाँ पे एक और फील्ड मैंने अप्लाई किया, कैटेगरी। जनवरी में वर्क तो किया गया, लेकिन फ्रूट्स पे इतना किया गया और वेजिटेबल्स पे इतना किया गया। वेजिटेबल इतना परचेस किया गया और फ्रूट्स इतना परचेस किया गया। हम चाहते हैं कि इन कैटेगरी को हम कॉलम वाइज रख दें, तो यहीं से देखो ये कैटेगरी उठाया हमने और कैटेगरी को उठा के इधर कॉलम में फिट कर दिया, तो एक कॉलम में आ गया हमारा। ये पूरा वेजिटेबल्स का रेशियो, ये पूरा फ्रूट्स का रेशियो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ये वेजिटेबल का सेल रेशियो, ये वेजिटेबल्स का फ्रूट रेशियो, सम परचेस रेशियो और सेल रेशियो, तो दोनों ही यहाँ पे दिखाई देगा। ये फ्रूट्स वेजिटेबल। हमें लगता है कि नहीं ये इसका भी फिल्टर होना चाहिए था, तो कैटेगरी को उठा के हम फिल्टर में रख सकते हैं। 2 जगह फिल्टर हो गए। अब आप देखना चाहते हो कि कितना पर्टिकुलरली फ्रूट्स कितना सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है, देन ओके को क्लिक करोगे तो ये पूरा मंथ का आ जाएगा, फ्रूट्स का रेशियो। इसी तरह आप देखना चाहते हो कि नहीं वेजिटेबल्स का कितना हुआ है, देन ओके को क्लिक करो तो ये पूरा वेजिटेबल्स का रेशियो आ जाएगा। दोनों का एक साथ देखना है तो आप इसे क्लियर करके ऑल को क्लिक कर दो, देन ओके को क्लिक कर दो तो ये दोनों का दिखाई देगा। आ रही बातें समझ में, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे फिल्टर कर सकते हैं। ये हमारा पीरियड टेबल ऑप्शन था। अब मैंने यहाँ से इसको तो क्लोज कर दे रहे हैं हम इसको। ये चारों पैरामीटर समझ में आ गए कि कैसे रखना है हमको। ऐसा नहीं कहीं भी वैल्यू कहीं भी उठा के रख दी, आप पर्टिकुलरली इसमें चेक करना कि मुझे वैल्यू के अंतर्गत किसको रख सकती हूँ मैं, है ना। इसके बाद फिल्टर में किसको रख सकती हूँ, रो कॉलम वाइज कहाँ किसको रखना है, ये सब अरेंज होगा इन चारों पैरामीटर में। अब हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं और पीरियड टेबल के कुछ फंक्शंस को और समझ ले रहे हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं एनालाइज के अंतर्गत, और एनालाइज के अंतर्गत जैसे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये फील्ड, अगर किसी फील्ड को आपको हटाना है तो दोबारा से आप फील्ड लिस्ट सेटिंग के अंतर्गत जाओ और यहाँ इस पे से ये चेक हटा दो। जैसे मुझे कैटेगरी को हटाना है तो कैटेगरी को मैंने हटा दिया, देन क्लोज कर दिया, तो ये कैटेगरी हमारा हट जाएगा। वापस से दोबारा से इसको क्लिक किया और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा एक ग्रुप, अनग्रुप सेक्शन। तो ये ग्रुप सेक्शन कब वर्क करता है, जब सिमिलर टाइप का कोई कंटेंट आपके पीरियड टेबल में है। जैसे कि हमने कहा कि हमने 2016 के कई सारे रिकॉर्ड इसमें रख रखे, 2017 के रख रखे, और आगे जाके हम टाइम लाइन एक ऑप्शन पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत डेट, पर्टिकुलर डेट को मेंशन किया गया है कि आप हर दिन का एक रेशियो चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिखाई देगा। तो हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे इस पीरियड टेबल को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फिर से हम फील्ड सेटिंग के अंतर्गत गए और मैं यहाँ डेट फील्ड को अप्लाई कर रही हूँ, ये डेट, देन ओके को क्लिक किया। जब हमने जैसे ही मैंने डेट को अप्लाई किया तो जनवरी के जिस जिस दिन काम हुआ है वो पूरी डेट मेरे सामने आ गई, है ना। यहाँ पे और देखो, जब इस डेटा को हमें समराइज ही करना था तो क्या मतलब निकला, वो डेटा तो पूरा 226 तक जा रहा है, ऐसे कैसे समराइज हुआ ये। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना ये जो डेट हमने ली है इसे हम ग्रुप कर दे। सिमिलर सन अगर मिल रहा है तो, सिमिलर सन माने 2016 का डेटा है तो वो ग्रुप हो जाए पूरा, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ग्रुप कर देना। ग्रुप सेक्शन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा कि स्टार्टिंग डेट आपकी क्या है, बोले 6
एक 2016 से लेके एंडिंग डेट होगी 4/2/2022। इतनी डेट हमने इस पूरी इंटायर पीरियड टेबल के अंतर्गत ले रखी, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन आएगा। अब पर्टिकुलरली इन दोनों डेट को आप किस प्रकार से देखना चाहते हो, तो हमने कहा कि यहाँ पे जैसे मंथ वाइज हम देखना चाहते हैं, ये पर्टिकुलरली एक एक दिन का रेशियो आ रहा है, हम चाहते हैं मंथ वाइज क्वार्टर। क्वार्टर्स का मतलब होता है कि जैसे 12 महीने 3-3 मंथ को एक साथ देखना है हमें। कई बार ऐसा रहता है ना कि आपको क्राइटेरिया जॉब के अंतर्गत कहीं आप वर्क करते हो तो आपको बोल दिया जाता है कि भैया आपको 3 महीने की सैलरी एक साथ दी जाती है, या एडवांस सैलरी 3 महीने की दी जाती है, या एडवांस ना देके आपको पर्टिकुलरली आपको पहले 6 महीने वर्क करना होगा, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। तो क्वार्टरली अगर आप देखना चाहते हो तो क्वार्टरली, आप ईयरली देखना चाहते हो तो ईयरली। मैंने ईयर को क्लिक किया और ओके को क्लिक किया, तो मुझे सिर्फ छोटे से फॉर्म में पता चल जाएगा कि कितने ईयर पे काम हुआ। देखो ये 2016 फरवरी, 2016 मार्च, 2016 ये भी 2016, ये यहाँ पे 2022 में वर्क किया। यहाँ कुछ नवंबर में 2016 में भी वर्क हुआ और कुछ 2022 में भी हुआ, सन के अकॉर्डिंग ये आ गया। इसको आप यहाँ पे जैसे हटाना चाहते हो, कोलैप्स एक ऑप्शन आता है, कोलैप्स और एक्सपांड। कोलैप्स का मतलब होता है पर्टिकुलरली उसके डेटा जो उस फील्ड के अंतर्गत कोई अगर डेटा है तो उसे आप पूरा उस फील्ड के अंदर ले जाओ, और एक्सपांड का मतलब होता है किसी भी फील्ड को पूरा एक्सपांड करना, फैलाना। तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे माइनस को क्लिक किया, अगर मैं यहाँ प्लस को क्लिक करूँ तो देखो जनवरी का पूरा डेटा छुप गया, फरवरी के अंतर्गत कितने सन है वो चले गए, मार्च के अंतर्गत कितने सन है वो भी हम छुपा दे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ। अब आपको किसका रेशियो देखना है तो हम वहां पे टिक कर लेंगे, है ना। जैसे हम जुलाई को क्लिक करेंगे 2016 सन आ जाएगा, मई में वर्क किया गया, जून में, जुलाई में, ये पर्टिकुलर जुलाई को दिखा रहा है, लेकिन सन 2016 में इतने मंथ में काम किया गया, अगस्त। तो ये आप इसको ये एक्सपांड कर सकते हो, ये प्लस के आइकन को जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा। इसे कोलैप्स फॉर्म में भी रख सकते हो। फिर से आप ग्रुप सेक्शन को इसको डेट वाइज में कन्वर्ट करके अनग्रुप कर दो पहले से। अनग्रुप, देन फिर से ग्रुप को क्लिक करो। अब हम देखना चाहते हैं मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज, तो आप क्वार्टर को क्लिक करो, ओके को क्लिक करो। तो 1 2 3 4 क्वार्टर, पर्टिकुलरली 1 क्वार्टर, ये आपका डेटा क्वार्टरली दिखाई देगा। मतलब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वार्टर के अंतर्गत जनवरी फरवरी मार्च, सेकंड के अंतर्गत अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इस फॉर्म में भी आप देख सकते हो। इन सभी फील्ड को आप अनग्रुप भी कर सकते हो, वापस से दोबारा से अनग्रुप को क्लिक करो। ठीक, समझ में आ गया ये दोनों ऑप्शन। इसको हम वापस से टिक कर रहे हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंतर्गत जा रहे हैं, और अब मैं डेट को हटा दे रही हूँ, इसका काम खत्म हो गया, है ना। सिमिलर टाइप के कंटेंट के लिए हमने इसे लेके आए थे और इन दोनों ऑप्शन को समझा। अगला ऑप्शन होता है स्लाइसर, जो कि मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। टाइमलाइन भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। आगे अभी एक ऑप्शन यहाँ पे आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश का क्या मतलब होता है ये समझिए। जैसे कभी कभी हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाता है कि जैसे ये फील्ड है, ये पूरी की पूरी हमारी डेटा सीट है। इस डेटा सीट में अगर हम कोई बदलाव करते हैं, बदलाव करना मैंने इस पूरी जो इसी से पीरियड टेबल बनी है और इसी टेबल के अंतर्गत अगर कोई बदलाव किया है तो क्या वो चेंजेस हमें अपने पीरियड टेबल में दिखाई देंगे। मतलब हमारा डेटा है, ये तो हम जानते हैं कि हमने पीरियड टेबल बनाई, हो सकता है बाय मिस्टेक, सभी के साथ गलतियां होती है, इस पूरे टेबल में कहीं कोई गलती हो गई, किसी व्यक्ति का नाम, जो श्री नाम के व्यक्ति है उनका नाम इसमें जुड़ गया है, या शुभम नाम के व्यक्ति है उनका नाम यहाँ नहीं होना चाहिए था लेकिन गलती से जुड़ गया है। चूंकि पीरियड टेबल तो समराइज करके देता है, तो वो पर्टिकुलर हर नाम को आपको जितने भी आपने नाम लिए सभी नाम आपकी लिस्ट आपको दे देगा। पर आपने बाद में एनालाइजेशन किया कि नहीं ये गलत नाम है, शुभम की जगह कोई और व्यक्ति का नाम था जो हमने गलती से डाल दिया, तो हम इस मेन टेबल में ही चेंज करेंगे, बिकॉज यही हमारी एक मेन डेटाबेस है।
जब इसमें कोई चेंजेस होता है तो क्या वो पीरियड टेबल में हमें दिखाई देगा वो चेंजेस? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहीं पे आते हैं, ये हमने यहाँ पे श्री ले रखा है, हमने ये नाम हटा दिया, आगे और जाके हम एक बार चेक कर लेते पूरी टेबल को कि क्या और कहीं भी ये नाम है, क्योंकि एक भी जगह अगर श्री लिखा होगा तो वो नाम फिर नहीं हटेगा वहां से। अब यहाँ श्री कहीं पे भी नहीं है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि जब हमारी इस मेन टेबल में श्री नहीं है लेकिन हम पीरियड टेबल में जाके चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमें श्री दिखाई दे रहा है। नाम को उठा के मैं रो में रख रही हूँ, ये श्री दिखाई दे रहा है ना, मंथ को हम हटा दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है श्री, जबकि हमारी टेबल में श्री नाम है क्या, हमने चेंजेस कर दिया। तो जब मेन टेबल में चेंजेस होता है तो क्या पीरियड टेबल में भी चेंजेस होगा? तो बिल्कुल होगा। उसे चेंजेस को हमें यहाँ दर्शाने के लिए इस पीरियड टेबल को आप सिलेक्ट करो, एनालाइज में जाओ और यहाँ मिलेगा आपको रिफ्रेश ऑप्शन, यहाँ पे आप ऑल रिफ्रेश को क्लिक करोगे, जैसे ही आप ऑल रिफ्रेश को क्लिक करोगे यहाँ से वो नाम हट जाएगा। ये किस कंडीशन में होगा? जब जिससे पीरियड टेबल बनी है उसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर अगर कोई चेंजेस हुआ है तो तब ये चेंजेस होगा रिफ्रेश ऑप्शन। अगर मान लो उस टेबल से बाहर जाके वर्क आप करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फिर से हम अपनी इसी टेबल पे जाते हैं, इसी टेबल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक कॉलम और ऐड कर देना चाहिए हमें, जिसके अंतर्गत हम पर्टिकुलरली सेल्समैन का डेट ऑफ बर्थ रख ले या उनका आधार कार्ड नंबर रख ले या उनका बैंक अकाउंट डिटेल रख ले, तो आप एक और फील्ड यहाँ पे ऐड करोगे। तो पहले जो हमारी पीरियड टेबल बनी थी वो A1 से लेके J तक थी, अब आगे बढ़ेगा क्राइटेरिया, या फिर हो सकता है आप नीचे की तरफ कोई फील्ड सेट कर दो, आगे आप जाओ और आपको पता है यहाँ पे कि मुझे और भी डेटा यहाँ पे ऐड करना है, मैंने और डेटा ऐड करना है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ तक ये डेटा पूरा सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके आगे, क्योंकि हर महीने काम होगा, ये हो सकता है कि 2022 का है, अब आगे जाके 2023 का वर्क करेंगे हम, तो सीट तो हमारी एक ही है। जब हमने इसको यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाया है डेटा, ये Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया और आगे की तरफ बढ़ाया है डेटा, और यहाँ पे हमने सन चेंज कर दिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1/1/2023 का डेटा, इसी को मैंने कंटिन्यू आगे बढ़ा दिया। ये पूरा जो 23 का डेटा हो गया, इसके बाद 1/1/2023 ये यहाँ से, और यहाँ से डाल दिया हमने जनवरी, इसके बाद फरवरी, मार्च, दूसरा जो व्यक्ति थे वो भी चेंज हो गए यहाँ से, दो 2023 में ये 4 सेल्समैन थे जिन्होंने काम किया। हो गया चेंजेस, अभी तक था हमारा डेटा 226, अब 307 तक। अगर हम वापस पीरियड टेबल में क्लिक करें और यहाँ जाके हमने एनालाइज के अंतर्गत जाए और रिफ्रेश को क्लिक करें तो ये तो डेटा हमारा नहीं आ रहा है। रिफ्रेश ऑप्शन तब काम करेगा जब आप पीरियड टेबल के जो आपकी मेन टेबल है
उसमें उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत बदलाव करोगे जो पीरियड टेबल में सिलेक्टेड था, बट आप अब उस क्राइटेरिया से बाहर चले गए, 226 से आप बाहर चले गए, 226 के अलावा आपने रो सिलेक्ट कर लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोबारा से इस पीरियड टेबल के अंतर्गत अगर आप चेंजेस देखना चाहते हो तो आपको इस पीरियड टेबल को क्लिक करना होगा, चेंज डेटा सोर्स ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स ऑप्शन मिलेगा आपको, और इसके अंतर्गत जहां ये 226 लिखा हुआ है वहां पे आपको लिखना होगा कितना, 360। अभी मैं 350 लिख दे रही हूँ, इससे क्या चेंजेस होगा वो भी देख लो। ओके को क्लिक करेंगे, जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे तो ये पूरे नाम तो जुड़ गए, पर जो बदलाव हुआ वो भी जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि ये कुछ ब्लैंक रो यहाँ पे सिलेक्टेड होगी। अगर ये ब्लैंक रो आपको हटानी है तो आपको फिर उस पीरियड टेबल के अंतर्गत जितना डेटा है उतना ही क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि 207, 307। देन ओके को क्लिक करो। आ गए ऑप्शन समझ में? तो ये कुछ पीरियड टेबल के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस है जो आपको हेल्प करेंगे। आगे के जो ऑप्शन है जैसे क्लियर, पीरियड टेबल को पर्टिकुलरली आपको हटाना है, तो जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि इस डेटा को हमें चेंज करना है तो हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं, कैन नॉट चेंज दिस पार्ट ऑफ पीरियड टेबल रिपोर्ट, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप बैक स्पेस नहीं हटा सकते, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा इस सीट से उठ के आया है, मेन सीट से उठ के आया है, तो इसमें आप कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। अगर आपको पर्टिकुलरली पीरियड टेबल को हटाना है तो यहाँ पे आपको क्लियर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि हमने इसको पीरियड टेबल को सिलेक्ट किया, देन क्लियर ऑल, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पीरियड टेबल आपकी पूरी हट जाएगी। दोबारा से ये सारी की सारी फील्ड में से कोई फील्ड आपको लेके आनी है पीरियड टेबल के अंतर्गत, तो आप इसे सिलेक्ट करो, उस फील्ड को सिलेक्ट करो, तब ये आएगी। थर्ड होता है सिलेक्शन ऑप्शन, जिसके अंतर्गत आप अपने पीरियड टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पीरियड टेबल को क्लिक किया और यहाँ हमको ऑप्शन मिलेगा इंटायर पीरियड टेबल, पूरी पीरियड टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अगला ऑप्शन मिलेगा मूव पीरियड टेबल, एक जगह से दूसरी जगह आप पीरियड टेबल को सेट कर सकते हो। जैसे मूव पीरियड टेबल को क्लिक किया, ये लोकेशन पूछेगा कहाँ सेट करना चाहते हैं, तो हमने ये माउस का कर्सर यहाँ दिखा दिया, देन ओके को क्लिक करें तो ये पीरियड टेबल उठ के हमारी वहां चले जाएगी। ये सिलेक्टेड है, पहले से सिलेक्टेड है मूव पीरियड टेबल, ये लोकेशन दिया पीरियड टेबल का और ओके को क्लिक किया। ठीक, अगले कुछ ऑप्शंस और हैं जिन्हें हम कल देखेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग हमने पढ़ाई है, यहाँ पे प्लस माइनस का आइकॉन, जैसे कि हमने ग्रुप सेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, ग्रुप सेक्शन के अंतर्गत हमने डेट पर्टिकुलर फॉर्मेट लिया था, फील्ड के अंतर्गत गए थे और यहाँ हमने डेट अप्लाई किया था। जैसे हमने डेट को क्लिक किया था और यहाँ इसे ग्रुप कर दिया था, हमने इस डेट को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप किया था मंथ वाइज, देन ओके को क्लिक किया। तो ये जो प्लस माइनस के आइकॉन आ रहे हैं ये देखने में कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं हमें, ये कोलैप्स एंड एक्सपांड करने का काम करते हैं। जैसे जनवरी में कितने महीने वो पूरे के पूरे हमने छुपा दिए, अगर देखने हैं तो पूरे जया ने पर्टिकुलरली कितना वर्क किया, तो ये जया का पूरा वर्क हमारे सामने आ रहा था, तो हमने इसे एक्सपांड भी कर सकते हैं प्लस कोलैप्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लस माइनस के आइकॉन हम हटाना चाहते हैं तो ये यहाँ से हम हटा सकते हैं, प्लस माइनस आइकॉन ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, फील्ड हेडर, इसका मतलब होता है जो मेन फील्ड फर्स्ट फील्ड होती है वो आपकी हेडर फील्ड कहलाती है ना। इसको मैं अनग्रुप कर दे रही हूँ पहले, डेट को हटा दे रही हूँ और अब समझिए ओके को क्लिक कर दे। जैसे अभी तक हमने टेबल कई बार बनाई, लेकिन जो हमारी पहली हेडिंग होती है ये हमारी हेडर फील्ड कहलाती है, ये हेडर फील्ड। जैसे ही मैंने हेडर फील्ड को क्लिक किया, इसके अंतर्गत बाय डिफॉल्ट रूप से फिल्टर वर्क करता है। जैसे कि मुझे सिर्फ सिलेक्ट ऑल ये ऑप्शन मैंने हटाया और सिर्फ मुझे मोहन का देखना है, तो मोहन पे टिक लगाया, देन ओके को क्लिक किया, तो ये मोहन का रेशियो मेरे सामने आ जाएगा। बाकी जितने भी सेल्समैन है उनका सबका से रेशियो हट जाएगा। आया समझ में? तो ये आपको आज करना है पूरा, इसे क्लियर भी कर सकते हो। ये फिल्टर को मैंने क्लियर किया, देन सिलेक्ट ऑल, देन ओके को क्लिक किया, तो सभी का रेशियो हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद इसका डिजाइन के अंतर्गत बेंडेड रो, बेंडेड कॉलम, ये वर्ड के अंतर्गत ये सारे ऑप्शंस हमने पढ़े हैं। एक बार फिर भी चेक कर लो, जैसे बेंडेड रो, बेंडेड कॉलम क्या होता है, हेडर रो, कॉलम, बेंडेड रो ये बीच के अंतर्गत हाईलाइट होके आएगा, बेंडेड कॉलम्स ये बीच के कॉलम हाईलाइट होके आएंगे, हेडर रो और हेडर कॉलम। ठीक, इसके अंतर्गत आप बनी बनाई स्टाइल भी अप्लाई कर सकते
ये पूरा का पूरा आपका पीरियोडिक टेबल को हमने समझा। कल इसके अंतर्गत डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से डैशबोर्ड बनाया जाता है।